जय हिंद, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और एपिसोड कॉन्वर्जेशंस ऑफ कर्नल का। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं कई फौजी हस्तियों से और ऐसी हस्तियों से जो फौज से कहीं ना कहीं जुड़ी रही हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, और स्पेशली नहीं, मेरे जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये एक ऐसी सिंगुलर पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने फौज के साथ साथ लड़ाई में और कारगिल जैसी लड़ाई में लास्ट एज तक साथ निभाया। उनके साथ पहाड़ों में चढ़े हैं, उनके साथ रात को रुके हैं फायर के अंडर, ऐसी ऐसी दुर्गम जगहों से गए हैं जहां इंसान को सिंगल लाइन में जाना पड़ता है। और कारगिल ही नहीं, उससे पहले और उसके बाद कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में फ़ौज के साथ चले हैं। और बहुत फ़क्र के साथ जब मैंने इनसे बात की है तो उन्होंने मुझे बार बार कहा है कि मैं ऐसी जगह जाता था और मुझे सिर्फ यही प्रेशर होता था कि मुझे वहाँ जाना है तब जब फायर चल रहा हो, ये नहीं कि जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया हो। तो मैं आपको और ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा उनसे, और आइए मिलते हैं मिस्टर विक्रमजीत सिंह से। आई सी योर वीडियोज़ और आप बड़ी बिकॉज़ आप एक वेटरन हैं, आपने जंग देखे हैं, तो आप उसकी जो डिटेल और पर्सपेक्टिव ला सकते हैं वो कोई नॉर्मल जो हमारे डिफेंस टीवी एंकर्स हैं वो नहीं ला सकते। तो मैं आपके वीडियोस देखता हूँ क्योंकि उसमें डिटेल होती है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। सो इट इज़ एन ऑनर, इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी एबल टू आर्टिकुलेट अबाउट आर द ग्रेट रोल ऑफ आर सोल्जर्स, हमारे जो उनके साथ साथ दिया लोगों ने, जो उनको साथ दिया वॉर एनिमल्स ने, और जो साथ दिया समाज ने। जर्नलिज्म क्यों चुना आपने? आपका परिवार एक आईएएस आईपीएस बैकग्राउंड से आता है, आपके पिताजी खुद एक आईएएस ऑफिसर थे, तो आपने जर्नलिज्म कैसे चुना? और जर्नलिज्म में भी आपने एक ऐसा फील्ड चुना, डिफेंस जर्नलिज्म, जो कि बहुत कम लोग इसको जानते हैं और बहुत कम लोग इसमें जाना चाहते हैं। देखिए, मुझे बचपन से एक जमांदरू जिसे कहते हैं इंस्टिंक्ट था फ़ौज के लिए। तो मैं मिलिट्री हिस्ट्री बहुत पढ़ता था, कमांडो कॉमिक्स से शुरू करके जो भी मुझे किताब मिल जाए। उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी नहीं होती थी, तो किताबें जो अब मिल जाएं बाहर से इंपोर्ट होती थी वो मैं पढ़ लेता था। कोई पिक्चर आनी जंग पर, जैसे पैटर्न, रेड ऑन रोमेल, बैटल फॉर ब्रिटेन, तो उनको मैं 5-5, 6-6 बारी जाके सिनेमा हॉल में देखता था। तो मुझे मिलिट्री हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंटेंस शौक़ था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था राइटर का बनने का, क्योंकि मेरे पिताजी भी राइटर हैं, उन्होंने 3 किताबें छापी हैं। मेरे ग्रैंडफादर साहब भी बहुत लिखत पढ़त थे। तो मैंने बोला कि अगर मैं राइटर बनूंगा और मैं वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनूंगा तो मेरे दोनों उद्देश्य मैं फुलफिल कर लूँगा। करेक्ट। और जब मैं स्कूल में था तो मैंने जो वेस्ट की, जो जैसे कहते हैं पश्चिमी देशों के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा, जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बाद मेरे चर्चिल, किपलिंग, ऑरवेल, अर्नी पाइल, यूएस के पुलिट्जर प्राइज़ विनिंग ऐसे जर्नलिस्ट थे जो एक्चुअली जंग में सेना जहाँ फायर चल रहा है वहाँ से रिपोर्ट करते थे, ट्रेंचेस में, जैसे कहते हैं ट्रेंचेस में जाके। उनमें से कुछ मरे भी हैं। और जब मैं कश्मीर गया 1997 में, पहली बारी मेरी 2 पोस्टिंग्स रही हैं कश्मीर में, तो मेरी कोर कमांडर साहब को सिर्फ एक ही गुजारिश थी कि मैं जंग में जाऊंगा, लेकिन मैं जंग में एक शर्त पर जाऊंगा कि मैं सबसे आगे रहूंगा, और दूसरी बात, अगर मेरी मौत होए जहाँ मैं वुंडेड हूँ तो आपकी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए आगे जाने का। तो ये एक छोटी सी मेरी जो चाइल्डहुड पैशन को मैंने, मेरा ड्रीम था, उसको मैंने कारगिल और कश्मीर में एक सच्चाई में, जिसे कहते हैं, एक रूप दिया। और इसीलिए आप एक डिफेंस करस्पॉन्डेंट बन गए, एक वॉर करस्पॉन्डेंट बन गए। और आपने जैसे बताया सर, आप कश्मीर में 2 बार रहे, तो प्री 99 या 89 से तकरीबन कश्मीर की वायलेंस शुरू हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, और पड़ाव आता है कारगिल का। बट इसके दौरान कश्मीर वादी में, उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस रहा, बहुत ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्शन हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अलग ही नज़रिया था उस टाइम टेररिज्म हैंडल करने का। और आप उस सब के बीच में बिल्कुल फ्रंट ऑफ कॉम्बैट थे।
तो कैसा था सर, एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम का? या कोई आपको कोई वाकया याद है, कोई इंसिडेंट याद हो विच वाज वेरी डिफाइनिंग? मैं नवंबर 97 से शुरू हो गया था। मैं पहले ऑपरेशन में गया था नवंबर 97, 13 नवंबर की बात या 12 नवंबर की बात है, सोपोर के बाद। उस टाइम सोपोर बहुत हॉट होता था। 13 जैक राइफल्स के साथ, जो विक्रम बत्रा वाली पलटन बाद में कारगिल में। उसके बाद मेरा जो अप्रोच थी वो ये थी कि मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को एक डेली बीट की तरह उसको अप्रोच करता था। और ये बिल्कुल अलग है सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ये और नहीं कर कि रहा मैं दिल्ली से आया फ्लाइट लेके, 2 दिन रहे, कहानी डाली, ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, ब्रीफिंग मिल जाती है, बड़ी अच्छी कहानी आ गई, आपने फ़्लाइट लेके वापस। मैं श्रीनगर में रहा 2 साल, युद्ध को देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से, क्योंकि युद्ध में ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली बाहर नहीं निकलती अनलेस आपने अंदर जाके देखा। बिल्कुल। फरवरी 1999 में मैं 3 दिन रहा ऑपरेशन में 56 माउंटेन ब्रिगेड के साथ। ये विलेज था गुंड रहमान, श्रीनगर से कोई 20 किलोमीटर दूर था। तो मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे ऑपरेशनल साइट पर पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि जब रात पड़ती थी तो हमारी सेना उस गांव को जो घेरा डाला हो जिसमें टेररिस्ट घुसे हुए हैं वो बाहर आ जाती थी, पर घेरा डाली रहती थी कि टेररिस्ट जो है रात को भाग ना सके। जैसी सुबह पड़ती थी तो फौज फिर क्लोज हुए थे, अंदर जाती थी विलेज में और घर घर से सर्च करके उनको निकाल के मारती थी। तो तीसरे दिन के जब मैं एनकाउंटर में था तो हम खड़े थे एक घर के बाहर, 1 नागा बटालियन थी और 25 राजपूत। तो सडनली एक घर में से खिड़की खोल के टेररिस्ट ने हमारे पर फायर मारा, असॉल्ट AK-47 जो असॉल्ट राइफल। तो सारे तितर बितर हो गए। जब फायर पड़ता है तो ये कहानियाँ फिल्मों में होती हैं, ट्विटर पर लोग कहते हैं कि जी फायर पड़ा तो उसने खड़े होके फायर वापस मारा, छाती पर 6 गोली लगी। ये सारी ये ठीक नहीं है। जब फायर पहले पड़ता है तो हर बंदा अपने आप को बचाता है, अपने आप को बचा के फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि फायर यहाँ से आया। तो जब फायर पड़ा तो हम एकदम सारे साइड पर हो गए, कभी इस साइड गली में घुसा, कोई इस साइड। जब थोड़ा सा हमारे को संतुलन आया तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये इस घर में बैठा। तो मैं 1 नागा के प्लेटून के साथ था, तो हम 1 नागा के प्लेटून के साथ उस घर के सामने वाले घर में हम ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के जब हम छत पर पहुंचे तो हमने छत के साथ ना, हम जैसे सांप नीचे ऐसे जाता है छत के ऊपर, हमने लेट के छत के हमने देखा तो हमने एकदम देखा टेररिस्ट उस विंडो से, हमारे से कोई 15 गज दूर की विंडो से हमें देख रहा है। जैसे ही हमारे सिर ऊपर दिखे उसने हमारे पर फायर छोड़ दिया। और मैंने उसको अभी मुझे दृश्य याद है, वो बिल्कुल उस खिड़की में खड़ा है वो और मार को देख के फायर मार रहा है। जैसे उसने फायर खोला हमने भी वापस फायर मारा। अब प्रॉब्लम ये पड़ी कि 25 राजपूत के जो लड़के उस दूसरी साइड खड़े थे, जब फायर खोला फिर उन्होंने अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायर हमारे पर भी आ गया, हमारे ऊपर से गोलियां शुरू होगी। फिर मुझे याद है वहाँ नागा वाले जोर की उन्होंने चीखा कि ओ राजपूतो, हम नागा बने हैं, हमारे पर फायर ना करो, अपनी लोग हैं हम। अब जाके वहाँ ठंडा पड़ा। पर उतनी देर में टेररिस्ट ने विंडो से नीचे बैठा, घर में रिट्रीट करा और छलांग मार के वो दूसरी साइड से निकल गया। जनवरी 1998 में हरकतुल अंसार के जिहादी पाकिस्तानी थे उसमें ज़्यादा, और उनके लोकल कार्डर सपोर्ट में थे। उन्होंने 23 कश्मीरी पंडित की हत्या करी वंधामा गांव में। ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर के आगे जाके। तो एक बच्चा बचा था उस मैसेकर में, जो आई थिंक वो लकड़ी थी या वो तूड़ी जो कहते हैं गांव में नहीं होती वो जो जानवर जो खाते हैं, उसमें वो बच्चा छप गया। 14 साल का विनोद कुमार था उसका नाम। उसने पूरा दृश्य देखा, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके भाई बहन अंकल सारे उसके सामने मावें मार रही हैं। एक बच्चा था। आर्मी को पता लगा कि ये कौन थे लोग और ये कहाँ छुपे हुए हैं।
तो रात को इन्होंने 3 कमाऊं राइफल्स और 9 डोगरा और 17 बिहार की पूरा ब्रिगेड लेवल ऑपरेशन करी। तो मुझे परमिशन मिली कि आप इनके साथ ऑपरेशन में जा सकते हो। तो 13 और 14 फरवरी की रात को मैंने वो सफापुरा माउंटेन्स क्लाइम किए विद 9 डोगरा। तो हमने कॉर्डन लगा के, हम फायर चल रहा है और टेररिस्ट जो हैं अंदर हैं, हमने कॉर्डन लगाया है, वो फायर कर रहे हैं, हम LMG चला रहे हैं। रात के कोई हो गए, काफ़ी देर रात पड़ रही, तो मुझे ना खटखट की आवाज़ आई, जैसे पत्थर गिर रहे हैं, जैसे कोई जानवर नीचे आ रहा है पत्थरों पर ना, ऊपर से पहाड़ से। थोड़ी देर में मैंने देखा कि 3 कमाओ राइफल्स की हमारी जो पलटन थी, वो कुछ चीज़ घसीटते लेके आ रहे हैं। तो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको रोका, तो मैंने देखा कि वो 5 लाशें थीं टेररिस्ट की जो इन्होंने मारे थे। और क्योंकि वो घसीट के लेके आ रहे थे पत्थरों पर, वो बिल्कुल उन पर कोई कपड़ा नहीं रह गया था, छिल गए थे पूरे, बिल्कुल। तो अब ये दृश्य सोचिए कि चांदनी रात थी, क्योंकि क्लियर नाइट थी, फरवरी की रात थी, 13 और 14 फरवरी 1998, और ये 5 लाशें पड़ी हैं उस हाइट पर, बिल्कुल कोई उन पर कपड़ा नहीं, नंगे बिल्कुल, वो घसीट के ला रहे हैं। और उस चांदनी रात में जो सिल्वरी सी होती है, बीम होती है, वो चमक रही है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी मुझे जो अपने इनकाउंटर वाले दिन की याद है। फिर गुंडरमान में ही शाम का टाइम था, कोई 4:30-5 बजे, तो वन नागा के साथ मैं जा रहा था, तो एक छोटा सा कमरा सा था, तो हम उसकी तरफ चल पड़े कि यहाँ तो नहीं टेररिस्ट छुपे। तो जैसे ही हम कोई 50-60 गज़ के ऐसे पास पहुँचे, तो खिड़की खुली और उसने वहाँ से पीका सब मशीन गन से फायर खोल दिया हमारे पर। तो मेरे साथ जो हवलदार था कहता, सर बचाओ, पीका से खोल दिया फायर। तो वो एक्चुअली एक था, हम थे 10-12 उसमें, सेक्शन स्ट्रेंथ थी, कोई खड़ा नहीं हुआ, सब इधर उधर ऐसे हमारी गोलियां जा रही हैं, खुट खुट खुट, वो वहाँ आती ना, जिंग जिंग ऐसे जाती। तो हमारी तकदीर अच्छी थी, वो कश्मीर के खेतों की सिंचाई के लिए वो बंद बना देते हैं, नहीं, वो ना गड्ढे से होते हैं बहुत डूंगे, जैसे ट्रेंच होता है एक्चुअली, ट्रेंच, उसमें आदमी छुप सकता है बड़े आराम से, वो लंबा चलता है। तो वो हमारे पास थे, तो हम सब भागे और हमने छलांग मारी उस ट्रेंच में, और वो ऊपर से हमारे पीका इतने बड़ी बड़ी मशीन, बेल्टेड मशीन गन, वो हमारे पर फायर कर रहा है। उसके बाद जब फायर रुका, हम बैठे रहे अंदर, हम हिले नहीं वहाँ से, क्योंकि रात पड़ गई थी, अब अपने कैजुअल्टी लेने वाली बात थी, अपने आप को एक्सपोज करना। फिर हम उसमें ही नीचे 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 होकर, ट्रेंच जैसे चलता है, हम बाहर निकले 15 असैम के आउटर कॉर्डन, 15 असैम का आउटर कॉर्डन था उस ऑपरेशन में, उसके पास हम पहुँचे और सुरक्षित हुए। तो सर, कश्मीर से 97 में आप वहाँ पे थे, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू होती है कारगिल की, जो कि तकरीबन मई जून 99 में हुआ। मई जून 99 में तो ये चीज़ बाहर आई, लेकिन पाकिस्तानी तो वहाँ पे तकरीबन 8-9 महीने पहले से बैठे हुए थे। दिसंबर से बैठे थे, दिसंबर 98 से आप लगा लीजिए 6 महीने से वो शुरू हो गए थे अंदर आना। अक्टूबर 98 में, मींस उससे कोई 8-9 महीने पहले, उनके छोटे पेट्रोल 3-4 बंदे सिर्फ, विदाउट रेडियो सेट। क्यों? क्योंकि अगर रेडियो सेट लेके अंदर आएंगे तो उनके सिग्नल पकड़े जाएंगे, हम पकड़ लेंगे कि यहाँ दुश्मन अंदर घूम रहा है। तो विदाउट रेडियो सेट 3 बंदे, एक ऑफिसर, 2 उसके साथ अदर रैंक्स, वो आते थे अंदर, और वो देख के गए हैं कि द्रास एरिया में, बटालिक एरिया में कौन से पहाड़ हैं जिनको हम सर्दियों में 2-3 महीनों के बाद, 2 महीने के बाद आके हम ऑक्यूपाई कर लेंगे और हमारी पोजीशन वहाँ अच्छी रहेगी। तो ये अक्टूबर में ये इनकी रैकी शुरू हो गई थी, और अक्टूबर से पहले जुलाई 98 में ये टाइगर हिल तक इनका एक पेट्रोल पहुँच गया था, 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का। तो एक्चुअल इनकी जो शुरू हुई बिल्डअप, जिसे कहते हैं, वो अंदर आके सामान रखना शुरू किया, वो दिसंबर 98 के बाद हल्का हल्का शुरू हुआ। और उसके बाद
मार्च तक जाके बिल्डअप काफ़ी बढ़ गया था, मार्च अप्रैल में बिल्डअप बहुत हो गया था इनका। क्योंकि आप ये देखिए कि इतने लंबे जगह में मशको से लेके साउथ सियाचिन ग्लेशियर तक 5770 तक, अगर आप इतनी बर्फ़ में 12-15 फुट बर्फ़ में इतनी ऊंचाई पर अगर आपने बिल्डअप करना है तो आपको महीने लग जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है जो चोटियों पर कितना असला रखा था इन्होंने, पेटियां, एम्बिशन टिन, की। जो घी के टिन, चावल के, ऐसे पड़े, डब्बे के डब्बे। डब्बे के डब्बे, मशीन गन की पेटियां, ग्रेनेड्स की पेटियां, और ये वो है जो वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए। जो यूज़ हो गया, जो लेके चले गए वो अलग। अरे मैं आपको बताऊं कि अगर आप युद्ध के मैदान में आज भी जाओगे, कारगिल आज भी जाओगे, मेरे पास फ़ोटो हैं जो मैं युद्ध में गया, युद्ध के मैदान में 20 साल के बाद गया, आज भी वहाँ जो गोले नहीं फटे वो पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, और जो गोले फट गए उनके और टुकड़े उनके पड़े हुए चित्रे चित्रे जो होते हैं, आयरन होता है, स्प्लिंटर जिसे कहते हैं, जिससे आदमी जवान मरता है या उसको वुंड होता है, वो भरा हुआ है। आप 5140 जिसे कहते हैं, गन हिल कहते हैं, 16,800 फुट से ज़्यादा ऊपर है, आज भी आप वहाँ जाओ तो ये पत्थरों के बीच में ये स्प्लिंटर, मोटर के फिन्स जिसे कहते हैं, जिससे मोटर शेल जाता है, वो सारा भरा हुआ है, कोई फटे भी नहीं है, वो अभी तक पड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी जो बिल्डअप इन्होंने करी इतनी हाइट पर और इतनी स्नो में, इसका यही मतलब है कि इनको काफ़ी देर लगी, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे इनके भी खच्चर होते हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, कि बहुत लोग घट लोगों को पता है, जब 12 महार ने मशकों में 12 NLI के साथ उनकी जंग थी कारगिल युद्ध में, तो जब उन 12 महार ने 12 NLI को धकेल दिया पीछे, मार कूट के उनको कैजुअल्टी करके, तो उनके 50 खच्चर पकड़े, कैप्चर कर लिए। 50, और उन पर 1 to 50 नंबर लिखे हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी के 50 डोंकीज पकड़े, 1 to 50 नंबर थे उस पर। फिर वो 12 महार ने अपने वॉर एफर्ट के लिए भी यूज़ करिए, पैराज के बटालियन भी आ गए थे, पैरा ब्रिगेड के, 15 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के, उन्होंने उनको भी दिए, उन्होंने भी यूज़ करी अपने सप्लाई ले जाने के लिए पाकिस्तानी डोंकीज। और पाकिस्तानी HMG जो कैप्चर करी, वही हमने लगा के फिर उन पर फायर वापस मारा, उन्हीं के एमुनिशन, उनके एमुनिशन, क्योंकि उनके पास बहुत एमुनिशन था। 12 महार की मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट में देखा था कि उनको मशीन गन का 14,000 राउंड मशीन गन के सिर्फ एक पलटन को मिला, और दूसरी पलटनों को जो मिला वो अलग है। ये 12 महार को उनको लिखा हुआ है 14,000। सर इनकी इतनी तैयारी थी तो प्लानिंग भी इनकी बहुत अच्छी रही होगी, और उनने तैयारी भी अच्छी की, और वो आके बैठ भी गए, ज़मीन भी पकड़ ली। और पहाड़ की लड़ाई में कहा जाता है कि जो एक बार ज़मीन पकड़ लो तो वो आपको आपकी हो जाती है। तो गलती कहाँ हो गई उनकी, या कमी कहाँ पाई गई? देखिए, मेरी समझ में पाकिस्तान ने 1980s में, जब हमने सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ही हमारा रिमार्केबल हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का ऑपरेशन था मेघदूत 1984 में, 4 कमाओं की प्लेटून ने स्पेयर हेड किया था, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी उस टाइम कैप्टन थे, जो 90 दिन तक बिला फॉन्ड ला पर 19,000 फुट पर उन्होंने कैप्चर करके बैठे, और उसके बाद सियाचिन हमारे हाथ आ गया। तो पाकिस्तान को ये बहुत बुरी लगा कि हमें सियाचिन हमने हार लिया, तो पाकिस्तान की नज़रें गई कारगिल के ऊपर, कि कारगिल एक सेक्टर है जहां हम सियाचिन का बदला ले सकते हैं। ये आज की नहीं, 1990 की नहीं सोच रहे, 99 की नहीं सोच रहे, 84 से सोच रहे। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए हमने एक न्यू डिवीज़न रेज करी, 28 इन्फेंट्री डिवीज़न 1985-86 में, अंडर लेफ्टिनेंट मेजर जनरल RK गौर, रामू गौर जिसे कहते हैं, उन्हें कहते थे, और उसकी डिप्लॉयमेंट हमने करी कारगिल में। तो अब पाकिस्तानीज़ के लिए कारगिल में करना बहुत नामुमकिन हो गया, पूरी डिवीज़न बैठी हुई है द्रास में, कारगिल में। अब पाकिस्तान दूसरी गेम खेलता है, कश्मीर में टेररिज्म शुरू कर देता है।
तो अब ये हमारी भी स्ट्रैटेजिक इसमें गलती हुई है कि हमने 28 इन्फेंट्री डिवीज़न को कारगिल से उठा के कुपवारा में ले गए हम, घुसपैठिया रोकने के लिए, जो टेरर जिहादी आते। तो उससे क्या हुआ कि कारगिल सेक्टर जो है उसमें बड़े बड़े गैप्स आ गए, वॉइड हो गए बीच में। अब पाकिस्तान ने कहा कि हमने इनको इस साइड इनको हमने डाइवर्ट कर दिया। ये तो बड़ा लॉन्ग गेम है सर। तो अब ये बात जो अंदर की बात है, अपने मैप्स पर और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स में टॉप सीक्रेट जो पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर GHQ की जनरल हेडक्वार्टर्स की थी कि कारगिल इज़ एक ऑपरेशनल एरिया हमारे लिए, टारगेट है हमारा, लेकिन हमने इसको डोरमेंट रखना है, कंप्लेसेंसी लाने के लिए। हाँ, हमने ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं देना कि हमारी नज़र इस पर है। तो ये क्या करते थे, ये पेट्रोल भेजते थे पाकिस्तानी कि देख के आओ कि इंडिया का रिस्पांस क्या होगा। तो ये आते रहे, हमारा रिस्पांस कोई ज़्यादा ना है क्योंकि हमारी अटेंशन कश्मीर पर थी और इधर डिप्लॉयमेंट भी कम थी। डिप्लॉयमेंट हमने कम कर दी। अब जहाँ एक डिवीज़न थी, एक ब्रिगेड रह गया। करेक्ट, 1 to 1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप, जिसके 4 बटालियन प्लस एक BSF बटालियन। तो पाकिस्तान ने ये एक डोरमेंट रखा। अब बात आती है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक लेवल पर कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा ऑपरेशन करा कैसे। अब इसमें इन्होंने एक बड़ी तरीके से इन्होंने काम किया, जो मैं समझता हूँ कि टैक्टिकल लेवल पर एक साउंड प्लान था, ब्रिलियंट प्लान था। ऑपरेशनल लेवल पर भी किस हद तक अच्छा प्लान था, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर वो फेलियर था। तो ये प्लान इनका ये था, हमारे जो जनरल सोचते थे कि अगर पाकिस्तान कारगिल में अंदर आएगा, उनकी सेना आएगी, तो उनको नए बटालियन लेके आने पड़ेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान में पासेस के थ्रू, और हम वो मॉनिटर कर लेंगे। तो जब आना शुरू हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि कुछ करने लगे हरकत में, हम भी तैयार होंगे। पाकिस्तान ने एक बड़ी कनिंग गेम खेली। इनके पास थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियन, जिसके ट्रूप्स तकरीबन लोकल बड़े हाईली एक्लेमेटाइज, जैसे हमारे लद्दाखी लड़के हैं वैसे वो हैं। NLI जो बटालियन थे वो रेगुलर आर्मी बटालियंस नहीं थे पाकिस्तानी आर्मी के, वो जैसे हमारी BSF होती है, पैरामिलिट्री, जैसे पाकिस्तान के रेंजर्स होते हैं वैसे थे। उनके ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी से आते थे, बट ये पूरी आर्मी नहीं मानी जाती थी, और ये वहीं रहते थे, वहीं रहते थे। और इनका रोल बेसिकली होता था कि आपने LOC पर डिप्लॉय करके LOC की निगरानी रखनी है, बॉर्डर गार्ड। तो वो तो वहीं थे। तो हमारे जर्नैलों ने देख लिया कि वो तो वहाँ बैठे हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो सिर्फ चौकीदार हैं। अब पाकिस्तान ने ये गेम खेली कि वही बटालियन जो हम सोचते थे सिर्फ चौकीदार हैं, उनको बना दिया अग्रेसिव, उनको ही मूव करके LOC पर फॉरवर्ड डिप्लॉय करा दिया, विच वी नेवर एक्सपेक्टेड कि NLI को ही आगे कर देंगे। तो हमारा था कि ये डिफेंसिव है NLI बटालियंस, और इनको इसलिए हमने पाकिस्तान ने ज़्यादा बटालियन खड़े किए हैं कि जो रेगुलर उनके इन्फेंट्री बटालियन है, जो ऑफेंसिव टास्क में, जो अग्रेसिव टास्क में जा सकते हैं, वो उनको उस टास्क के लिए रखेंगे, और NLI को चौकीदारी के रोल में। सिंपली ये हमारी सोच थी। तो पाकिस्तान जानता था कि ये ऐसे सोचते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने NLI बटालियंस को यूज़ करके आगे भेजना शुरू कर दिया, अग्रेसिव रोल में डाल दिया। तो वो सारी जगह आके बैठ गए। कुछ पाकिस्तान के रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन भी थे, जैसे 23 सिंध, वो भी अंदर आई थी शुरू में 12 NLI के साथ मशको साइड में, पर ज़्यादातर बल्क वॉज इनके ग्रुप्स थे। 4 बेसिक ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने, विद SSG ऑफिसर एलिमेंट लगा के, विद फुल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, आर्टिलरी, एयर डिफेंस के डिटैचमेंट्स, स्टिंगर मिसाइल के साथ, NLI बटालियंस के साथ उन्होंने भेजा। प्राइमरली डिफेंसेस जो थी वो NLI की थी। तो उन्होंने विंटर में, जब हम बिल्कुल सो गए थे कि विंटर में अब दुश्मन कुछ नहीं करने वाला, तो वो आके वहाँ बैठ गए। और ये इतिहास, अगर आप हमारी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ो,
तो मिलिट्री हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि जो दुश्मन है वो सर्दियों में एक्टिव रहा है और उसकी क्षमता है, काबिलियत है। क्योंकि उसके पास बहुत एक्लेमेटाइज ट्रुप्स हैं, जैसे चित्राल स्काउट्स, बजौर स्काउट्स, गीलगिट स्काउट्स, जो वहाँ के वो लोकल रहते हैं। ही 16-17 हज़ार फुट पर हैं। बिल्कुल। उनको बर्फ बुर्फ का फ़र्क नहीं पड़ता। 1947 का अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री से पढ़ना शुरू करिए तो वो विंटर में एक्टिव थे। जो ऑपरेशन एस्किमो पाकिस्तान ने लॉन्च किया 47-48 में, वो पूरी सर्दी में था। वो पूरा ऑपरेशन उन्होंने 2 फोर्स में, एक्सपीडिशनरी फोर्सेस गई, एक लेह की तरफ चल पड़ी, ये लेह को हम पकड़ लेंगे, एक जुजिला पर आ गई सर्दियों में घुस के। स्कार्डू फोर्ट से वो चले थे जी। जब स्कार्डू फोर्ट हमारा गिरा। तो ये उनकी हिस्ट्री है कि वो विंटर में एक्टिव रह सकते हैं, क्षमता है। और एक बड़ी कनिंग प्लानिंग थी सर। Yes. और ये चीज़ ये आप सोचिए कि NLI वाज नॉट इवन रेगुलर इन्फेंट्री। करेक्ट, और उसको आपने बिल्कुल रेगुलर डिफेंसेस में डाल दिया। उससे ज़्यादा सर एक चीज़ आपकी बातों में मेरे अभी बाहर आई, और ये शायद बहुत कम लोगों ने इस बारे में सोचा है। 98 में तो तैयारी शुरू हुई सर, लेकिन कारगिल में एक्चुअल एक्शन कब शुरू हुआ? देखिए, क्योंकि अमूमन धारणा यह है कि जब हमारे पेट्रोल एम्बुश हो गए, कैप्टन कालिया का इंसिडेंट हो गया, तो वहाँ से शुरू हुआ। नहीं, ये गलत है। ये एक नैरेटिव सा है जो लोगों के मन में बैठ गया, पर लेकिन इंडिकेटर्स काफ़ी पहले से आ गए थे, जो शायद हमने उनको करेक्ट पूरी अहमियत नहीं दी, इग्नोर कर दी। जैसे 5770 जो सियाचिन ग्लेशियर, साउथ सियाचिन ग्लेशियर पे है, जिसे आज नवदीप टॉप कहते हैं। नवदीप टॉप कहते हैं, एग्जैक्टली। आपने भी शायद वहाँ सर्व किया है। तो वो वहाँ 5 पैरा ने जनवरी फरवरी 99 मीन्स अब मई से 4-5 महीने पहले सिचुएशन रिपोर्ट में रिपोर्ट कर दिया था टू हेडक्वार्टर 5 पैरा एंड देन फर्दर टू 102 ब्रिगेड एंड देन टू GOC 3 डिव कि वहाँ पाकिस्तानी 5770 पर आके बैठ गए हैं। बिलाल पोस्ट शायद। बिलाल पोस्ट कहते थे। 3 NLI की आई थी करेक्ट। अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन तैमूर मलिक। बिल्कुल। वो आके बैठ गए हैं और वो हमारे पर फायर डाल रहे हैं। तो ये एक इनपुट आया, पर एक इनपुट से पूरी पिक्चर नहीं बनती है। अगर आप बहुत सारे इनपुट्स को ठीक से जोड़ोगे तब आप कह सकते हो कि सच्चाई आपके एक इनपुट तो होता रहता है। हाँ। कोई यहाँ आ गया, कोई वहीं आ गया, तो एक। उसके बाद क्या हुआ कि मार्च के महीने में हमारे जो आर्मी एविएशन कोर के हेलीकॉप्टर LOC पर जाते हैं, उन्होंने मशकों में फुटप्रिंट्स देखे स्नो में। उसके बाद अप्रैल में फिर CO-27 राजपूत, कर्नल KH सिंह जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल थे, और GOC 3 डिव जनरल मेजर जनरल VS भदवार, ये 2 हेलीकॉप्टर में गए अप्रैल के महीने में। और कर्नल KH सिंह ने फिर देखे फुटप्रिंट्स स्नो में, मशकों में। अब ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ, हम सोचते हैं कि मई में सब पता लगा। अप्रैल के महीने में तुर्तुक सेक्टर जो सियाचिन के पश्चिम पर पड़ता है, पर सियाचिन के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जिसे आज सब सेक्टर हनीफ कहते हैं। जो हमारे हनीफुद्दीन 11 राजरिफ के वीर चक्र अवॉर्डी थे। और बहुत मुश्किल लड़ाई हुई है वहाँ, 18-19 हज़ार फुट के ऊपर लड़ाई हुई है। टाइगर हिल हम कहते हैं बहुत ऊंचा 16,000 है, वहाँ 18,000। तो अप्रैल के महीने में 12 जाट ने हेलीकॉप्टर देखे पाकिस्तान के रेशमा हाइट्स के पास, और आज भी रेशमा उनके पास है। हाँ, रेशमा उनके पास है। वो इंट्रूड करके उनके हेलीकॉप्टर, 7 हेलीकॉप्टर देखे, उसके नीचे उन्होंने बहुत बड़ा सामान टांगा हुआ था, अंडरस्लंग लोड, राइट। ये 12 जाट की सिट्रप में आया है ये रिपोर्ट। CO-27 राजपूत को भी वो गई सिट्रप, जो कर्नल KH सिंह थे, उनको इस पर अलार्म हुआ कि ये कैसे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर लोड लेके घूम रहे हैं। ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने मई के शुरू में ही 12 जाट का पेट्रोल तुर्तुक में भेजा कि पता करके आओ ये पाकिस्तानी यहाँ क्या घूम रहे हैं, क्या चक्कर है। तो पहली कैजुअल्टी हमारी कारगिल युद्ध की 12 जाट की हुई मई के शुरू में ही। सौरभ कालिया तो मई 14 को उनकी
एक्शन हुआ उन पर, उनकी वहाँ। ये मई के शुरू में ही लायंस नायक खड़क सिंह 12 जाट के, उनको गोली लगी और वो किल्ड इन एक्शन हो गए, और उनकी बॉडी हम रिकवर नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तानी फायर पड़ रहा था, और उससे हमें पता लगा कि पाकिस्तानी तो अंदर आके फायर मार रहे हैं। तो ये आप देखिए, अप्रैल की बात है, ये मई की बात नहीं है, ये अप्रैल की बात है, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 महीना से शायद थोड़ा, आई थिंक इट वाज एंड अप्रैल इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अप्रैल 29 को ये साइटिंग हुई है। और ये सिट्रेप्स में आ रहा है, जो सिचुएशन रिपोर्ट है बटालियंस की जो एलओसी पर बैठे हैं उनके ऊपर रिकॉर्ड में है। कर्नल के.एच. सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर 27 राजपूत थे, उन्होंने उस सिचुएशन रिपोर्ट को मार्क किया है कि हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के घूम रहे हैं लोड्स लेके। उनको ये बात बड़ी चूँकि अलार्म लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर जो अब हम सब जानते हैं कि मई 3 को वो जो शेपर्ड जिसे कहते हैं ताशी नामग्याल ने बटालिक में देखे और रिपोर्ट किया 3 पंजाब को, जो बटालियन जो पलटन थी बटालिक में, वो जो एलओसी का निगरानी रखती है। तो ये ऐसी जो हैं बातें, इससे हमें ये पता लगता है कि ये डिटेक्शन जो थी ये मई से पहले हो गई थी, लेकिन हमने इसको इतना सीरियसली लिया नहीं, गौर नहीं किया इस पर, गौर नहीं किया। और शुरू में तो यही बातें चली कि 2-4 टेररिस्ट आ रखे हैं और जाइए और उनको ले आइए और ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रीफिंग थी और ये रिकॉर्ड पर भी है कि हमारे जो पलटनें आई एक्लेमेटाइज भी नहीं थी, उनके पास उनकी ओरिएंटेशन ही नहीं थी कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए, उनकी ओरिएंटेशन थी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। अब आपको ये बड़ी इसकी बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है कि हमारे जो एलीट पैरा कमांडोज़ हैं, जैसे हम पैरा एसएफ कहते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो कमांडोज़ हैं हमारे टॉप ग्रेड, युद्ध के शुरू में ही 15 कोर हेडक्वार्टर्स ने उनको एयरलिफ्ट किया स्ट्रेट इनटू बटालिक और कहा कि आप पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन आ रही है मंथो डालो से, वहाँ जाके कट ऑफ कर दो। और ब्रीफिंग यही थी कि इरेगुलर से जिहादी से आए हैं तो पैरा तो इनको ख़त्म कर देगी, बाएं हाथ का खेल है पैरा का। और 10 पैरा एसएफ को डायरेक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल कोर हेडक्वार्टर के अंडर था, लोकल ब्रिगेड कमांडर के नीचे नहीं थे, वो डायरेक्ट कोर से हेडक्वार्टर ले रहे थे, श्रीनगर से सीधी ऑपरेशनल ब्रीफिंग उनकी कोर से आ रही थी, 15 कोर से। तो ये 10 पैरा एसएफ के लड़के जो थे, 2 अफसर थे उनके साथ, और 2 टीम्स लेके ये मंथर डालो के लिए बिल्कुल एलसी के लिए चल पड़े। अब जैसे ये एलसी के पास पहुंचे मंथर डालो में, तो इन्होंने देखा एक बंदा घूम रहा ऊपर। तो अब काउंटर इंसर्जेंसी में क्या होता है, आपका जो माइंडसेट होता है, जो ट्रेनिंग होती है कि जैसे ही आपने टेररिस्ट देखा फायर खोल दो क्योंकि वो छुप जाएगा, राइट? आपने मौका नहीं देना उसको, जैसे ही देखा ठोक दो। तो इन्होंने एक बंदा देखा, इन्होंने उस पर फायर खोल दिया, आई थिंक रॉकेट लॉन्चर चला दिया उस पर। फायर तो खोल दिया, इनको ये नहीं पता था कि ये तो पाकिस्तानी सेना बैठी है, पूरा कॉम्प्लेक्स, मोर देन कंपनी प्लस डिफेंडेड लोकेशन। इतना ज़्यादा फायर आया 10 पैरा के ऊपर रिटेलिएशन में, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और धड़ाधड़ सारे तरफ से चोटियों से फायर ही फायर, और 10 पैरा वहाँ फंस गई और उनको एक्सट्रिकेट करने में हमें बड़ी मुश्किल पड़ी। और ये देखो पैरा कमांडोज का हाल, क्योंकि उनकी ब्रीफिंग ही ऐसी थी, सोच ही नहीं थी, सोच ही नहीं। उनको ब्रीफिंग ही हायर कमांड ने ये दी थी कि ये इरेगुलर से हैं, जिहादी से हैं, इनको हटाओ और अपनी पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है मंथर डालो में एलओसी पर। अल्टीमेटली मंथर डालो को 4 एयरफोर्स के जेट्स ने डिस्ट्रॉय किया था, 4 आर्मी पहुंच नहीं पाई। हाँ, इतनी बड़ा हमला हुआ तब जाके मंथर डालो डिस्ट्रॉय हुआ था। और ये बहुत बाद में कितने बॉम्ब्स उन्होंने फेंके थे, और वो 17 जून को अटैक हुआ था हमारे एयरफोर्स का, बहुत सक्सेसफुल अटैक। ये कारगिल युद्ध में अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो जो मंथर डालो पर एयरफोर्स ने अटैक किया और डिस्ट्रॉय किया, ये शायद एयरफोर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट थी कारगिल वॉर में,
क्योंकि उसमें जो मैंने उनकी डायरी देखी थी पाकिस्तानी ऑफिसर्स की, उसमें से उन्होंने रिकॉर्ड किया था, आई थिंक उनके 5 ऑफिसर मरे थे उस अटैक में, और मंत्रो डालो में उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक सप्लाई बेस था, और बहुत दुश्मन को उस पर 5 NLI का बेस था, बहुत धक्का पड़ा। उसके बाद वो उनकी जो मोराल था बहुत लो आ गया था, क्योंकि उनका सप्लाई और एडम बेस और ऑफिसर्स उसमें मर गए थे। बिल्कुल सरप्राइज था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और किसी एक लेवल पे नहीं, पर इसमें सरप्राइज मैं ये कहता हूँ, और ये हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिलिट्री हिस्ट्री लेसन है, कि जब आपका बॉर्डर डिस्प्यूटेड है और उसकी एक हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो देयर इज़ नो कैंपेन सीजन, इट कैन हैपन एनी टाइम। और हमें चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, हमें निगरानी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमने एक अनफॉर्चुनेटली हमारे से ये गलती हुई कि हमने विंटर में अपनी सर्वेलेंस नहीं ठीक रखी LOC के ऊपर, और कुछ पोस्ट वेकेट भी किए। वो अगेन पाकिस्तान का एक गेम प्लान था। देखिए, हमने ये भी बहुत कन्फ्यूजन आती है लोगों में, लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी पोस्ट कैप्चर कर ली, ये गलत है। एक पोस्ट सिर्फ कैप्चर करी थी, बजरंग, 4 जाट के एरिया में, राइट। पाकिस्तान का ऑपरेशनल प्लान वाज नॉट टू कैप्चर LOC पोस्ट। उनका ऑपरेशनल प्लान ये था कि एक तो इंडिया को आप डाइवर्ट करो अटेंशन आर्टिलरी फायरिंग के साथ, एक उनको ये इंप्रेशन दो कि हम जैसी गर्मियाँ आएंगी और पास खुलेंगे, हम जिहादी इस रूट से भेजेंगे और वो जिहादी निकल के नीचे गांव में घुस जाएंगे। तो हम तैयारी करते हैं कि जिहादी नीचे आएंगे तो हम उनको वहाँ फायर करके मार देंगे, जैसे कश्मीर में होता। दूसरा, पाकिस्तान ने ये किया कि जो हमारी LOC पर पोस्टें हैं, और वो बहुत, जैसे एक पोस्ट यहाँ है, मारपोला में है, फिर भीमबट में है, बहुत बड़ा लंबा गैप है, तो ये गैप आ गया, फिर भीमबट गई है, फिर आगे काकसर में बजरंग 5299 जो पॉइंट कहते, फिर आगे गैप, फिर बटालिक और चोर बटला में 30-35 किलोमीटर का गैप, फिर चोर बटला से लेके त्याक्षी तक कुछ नहीं है, अगेन गैप। तो पाकिस्तान ने क्या किया, बड़े चालाकी से, एक तो ये जिहादी वाला इंप्रेशन दे दिया कि जिहादी भेजेंगे जैसे कश्मीर में भेजते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि LOC पोस्ट पर प्रेशर डाला रखा, ठीक है। तो हमारी टेंशन की कि LOC पोस्ट को बचा के रखना, तो हमारी टेंशन या तो पोस्ट पर थी, एक पोस्ट यहाँ एक पोस्ट यहाँ, या वो जिहादी है वो वैलीज में से नीचे आएंगे, नालों में से, जहाँ उस पर ही हमारी फनल बनेगा, हाँ फनल उस पर ही। लेकिन उनका असली प्लान था कि ये जो गैप है, यहाँ इतना बड़ा गैप है, इसके बीच में जो गैप है पोस्टों में, इसके बीच में से आके ऊपर बैठ जाएंगे, और वही उन्होंने किया। सो हमारी अटेंशन थी LOC की पोस्ट के ऊपर या नालों के ऊपर, जहाँ से जिहादी आ सकते। उन्होंने वो दोनों चीज़ें नहीं करी, और बीच की गैप ऑक्यूपाई कर लिया, और ऊपर, नीचे तो आए नहीं, वो हाइट पे। ये था इनका दी क्रक्स। एंड सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको पहले हमारी बात हुई कि उन्होंने जो NLI बटालियंस जो डिफेंसिव एक होल्डिंग फॉर्मेशन के रोल में होते हैं, उनको उन्होंने स्टेज फॉरवर्ड कर दिया, विच हम वी नेवर एक्सपेक्टेड कि डिफेंसिव बटालियंस जो हैं वो अग्रेसिव पोस्चर में आके बैठे। इवन इनफैक्ट NLI बटालियंस के लड़कों को भी ये बात नहीं पता थी कि हम कहाँ आगे जा रहे हैं। उनको कहा गया आप यहाँ से यहाँ मूव कर जाओ। तो इसी रीज़न था कि पाकिस्तान की जो हायर कमांड था, उन्होंने इसको बहुत हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल सीक्रेसी रखी थी, क्योंकि उनको पता था बहुत महीने लगेंगे बिल्डअप के लिए। कहीं से ये बात निकल गई तो ऑपरेशन इनका फेल हो जाएगा। और भगवान ने, जो कहते हैं हमारे भगवान बैठे हैं जो हमारे वेदर को सोचते हैं, कि पास जल्दी खोल दिया, ज़ोजिला जल्दी खोल दिया। उससे हमारा बिल्डअप बहुत जल्दी हो गया, महीना पहले ही ज़ोजिला खोल गया। नहीं तो ज़ोजिला खोलता है जून के पहले हफ्ते में, उस साल बहुत जल्दी खोल गया। उस टाइम अप्रैल 28 को इफ आई एम राइट पहला कॉन्वॉय, टेस्ट कॉन्वॉय चला। मई 7 को पहला कॉन्वॉय निकल गया, तो मई 7 से हमारी बिल्डअप शुरू होगी। अदरवाइज और बुरे फंसते। अगर सपोजिंग ज़ोजिला ब्लॉक रहता तो और जून के बाद हमारी बिल्डअप शुरू होती, तो शायद इसका नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि फिर सर्दी
जो फिर आनी है, बर्फ़ें पड़नी है, उसमें गैप घट हो जाता। जब तक हम बिल्डअप करते, एक्लेमेटाइज होते, लॉन्च करते अटैक, हमारे को गैप टाइम घट मिलना था। उसको उतना ज़्यादा टाइम मिलना, तो ये ठीक है, वन कैन नॉट बी कैटेगोरिकल के, ऐसा बट होता। ये एक फैक्टर उनकी फेवर में जाता, ये हमारी फेवर में आ गया। करेक्ट सर। जहाँ तक आम जानकारी है वो ये है कि पहला सक्सेस इंडियन आर्मी का वो हुआ बैटल ऑफ टोलोलिंग। लेकिन आपसे बात करके मुझे पता चला, और कुछ लोगों को ये पहले भी पता है, कि पहला सक्सेस जो मिला वो चोर बाटला की तरफ मिला, और उसमें एक्शन हुआ था लद्दाख स्काउट्स का। उसकी क्या कहानी है? देखिए, वो लद्दाख स्काउट्स जो थे, वो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो चोर बटला से लेके त्याक्षी तक, त्याक्षी से 12 जाट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी। सो चोर बटला त्याक्षी गैप में ये लद्दाख स्काउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब ये यहाँ से भी रिपोर्ट आनी शुरू होगी, वहाँ से भी रिपोर्ट आनी शुरू होगी, मशकों से भी आनी शुरू होगी कि यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, तो हमारे को चोर बटला से भी रिपोर्टें शुरू होगी, और त्याक्षी से साइड से, तुरतुक साइड से, कि ये यहाँ भी आ गए। तो तब हमारे लद्दाख स्काउट, जो मैं कहता हूँ बहुत ही हमारे वीर जवान हैं लद्दाख के, सुपर सोल्जर्स, जो बहुत फिट हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत पेट्रियाटिक हैं, बहुत बहादुर हैं, उनकी हिस्ट्री है हमारे देश को डिफेंड करने के लिए। सबसे आगे हमारे लद्दाख के लड़के जाते हैं, और नहीं नहीं सिर्फ सोल्जर्स नहीं, उनके जो लोग हैं, जो वॉर पोर्टर बन के और युद्ध में गोले जब चल रहे हैं, वो हमारे जवानों के लिए खाना और बारूद, गोला बारूद लेके पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और मरते भी हैं उसमें। तो इनका रोल बहुत ग्रेट है। तो एंड ऑफ मई, जो मई के, जब टोलोलिंग की हम बाद में आते हैं, वो 12-13 जून की लड़ाई थी। मई के आई थिंक 28-29 तारीख के बाद में मेजर सोनम वांगचुक के नीचे लद्दाख स्काउट्स इंडस विंग, उस टाइम उसको इंडस विंग कहते थे, 2 विंग्स होते थे, काराकोरम विंग और इंडस विंग, उन्होंने हमला किया चोर बटला पर, और हमारे को कारगिल युद्ध की पहली मोराल बूस्टिंग विक्ट्री दी। उनको हमने मारा, उनको पीछे धकेला, और हमारी लद्दाख स्काउट के लड़के हमारे, उनके कैजुअल्टीज़ हुई, और वीर चक्र, महावीर चक्र मिले उनके लिए उस युद्ध के लिए। आई थिंक उनका जो पाकिस्तान का बटालियन था, आई थिंक 7 NLI का और 4 NLI के थे उसमें। तो वो एक बहुत हमारे को एक मोराल बूस्टिंग विक्ट्री मिली, पर उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था, छोटा ऑपरेशन था, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था। अब जो बड़ी विक्ट्री आई है, जो स्केल बहुत बड़ा था, जिससे इंडियन आर्मी को कॉन्फिडेंस हाँ, वो 12 और 13 जून 1999 टोलोलिंग की लड़ाई, जो सब भारत के हर घर में ये नाम गूंजता है, टोलोलिंग। उसमें 2 राजपुताना राइफल्स के चार्ली कंपनी ने और अल्फा कंपनी ने अटैक किया था। बेसिकली चार्ली कंपनी की कैजुअल्टीज़ हुई, क्योंकि उन्होंने टोलोलिंग की जो .4590, जो हाईएस्ट पॉइंट है जिस पर पाकिस्तानी बंकर्स की कॉन्सेंट्रेशन थी, वहाँ पर हमला किया रात 12 और 13 जून की। और उनमें हमारे मेजर विवेक गुप्ता, जो चार्ली कंपनी कमांडर थे, जो वॉलंटियर किया, उन्होंने घातक प्लेटून के साथ वॉलंटियर करके गए, उनको महावीर चक्र मिला पॉस्टमस। नायक दिगिंदर कुमार, जिन्होंने मशीन गन ऐसे खींच ली थी, महावीर चक्र, वो बच गए थे, उनको यहाँ पूरे कंधे में गोलियाँ लगी। और हमारी आई थिंक उसमें 8-9 लड़के और हमारे JCOs, NCOs और जो राइफलमैन थे वो शहीद हुए। और मैं एक बड़ी आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमने 12 और 13 जून की रात चुनी क्यों, क्योंकि वो फ्राइडे नाइट नहीं थी, ओके, वो सैटरडे नाइट थी। क्योंकि फ्राइडे को दुश्मन जो था, वो आपको पता है फ्राइडे की सिग्निफिकेंस होती है, तो वो बड़ी हरकत में रहता था। तो हमने अगली रात अटैक किया, और यही हमने किया 5140 का अटैक, जो टोलोलिंग के ऊपर है, वो भी सैटरडे नाइट को, 19 और 20 जून की रात को। और तीसरा अटैक भी वही था सैटरडे नाइट के लिए, ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स, 3 पिंपल्स, नॉल, लोन हिल, जिसमें हमारे 3 अफसर शहीद हुए थे, 2 राजरिफ के, और बहुत कैजुअल्टीज़ हुई थी। पर वो अटैक सैटरडे नाइट को नहीं जा सका, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि मुझे और टाइम चाहिए। प्लान तो हमारा सैटरडे नाइट के लिए था, तो वो 2 दिन के लिए डिले हो गया, एंड आई थिंक वो मंडे और ट्यूसडे की नाइट को गया,
28 और 29 जून की रात को गया अटैक, और उसमें हमारी बहुत हैवी कैजुअलिटीज़ हुई थी। कारगिल के युद्ध में आई थिंक दैट वाज द मोस्ट कॉस्टली बैटल, 3 ऑफिसर्स एंड आई थिंक 10 अदर रैंक्स इन अ सिंगल वी लॉस्ट इन वन नाइट। एंड वो सैटरडे नाइट नहीं थी, तो ये फ्राइडे और सैटरडे नाइट की भी एक कहानी है कारगिल की, जो लोगों को पता नहीं। डिलिबरेटली हमने सैटरडे नाइट पर अटैक किया कि फ्राइडे नाइट पर अटैक नहीं करना। सर, ये जब तोलनिंग की लड़ाई चल रही थी तो आप कहाँ थे? तोलनिंग की लड़ाई चल रही थी तो मैं नीचे द्रास में था। और फिर आगे फिर द्रास में लड़ाइयाँ शुरू हुई? द्रास के बाद, तोलनिंग के बाद 28-29 जून को लड़ाई हुई आपकी ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स, लोन हिल, जो भी मैंने जिक्र किया है, जो कैप्टन कैंगरू से मेजर पद्मपानी आचार्य। आचार्य, कैप्टन विजयन विजयन थापर, थापर। इनकी वहाँ दे डाइड इन एक्शन। और उसके बाद मेजर बैटल फिर हुई 3 जुलाई को टाइगर हिल के लिए, जी। जो 11 तारीख तक एक्चुअली चलती रही। उसके बाद साथ ही आई थिंक टाइगर हिल के बाद हमने, जब काफ़ी कंट्रोल में आ गया था, हमने 4875, जो बहुत ही, अब लोगों को ये भी लोग सोचते हैं टाइगर हिल बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है। एक्चुअली अगर हम फौज की दृष्टि से देखें तो 4875 उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था देन टाइगर हिल, क्योंकि 4875 जो फीचर था, उससे पाकिस्तानी हमारी जो नेशनल हाईवे है उसका 31 किलोमीटर का स्ट्रेच को देख सकते थे और उस पर गोले डाल सकते थे। बहुत क्रिटिकल था वो। टाइगर हिल से इतना नहीं एनिमी देख सकता था, लेकिन हमने टाइगर हिल पर पहले अटैक किया कि दुश्मन की जो नज़र है वो हट जाए और वो अपने रिसोर्सेज जो है टाइगर हिल पर कंसंट्रेट करे। लेकिन हमारी असली नज़र थी 4875 पर, कि दुश्मन अपने नज़र यहाँ डाल दे और जैसे ही वो टाइगर हिल की लड़ाई में फंस जाएगा, हम अपना ब्रिगेड लेवल अटैक कर देंगे 4875 पर। क्योंकि हमारे को 4875 चाहिए था, क्योंकि हमारी 31 किलोमीटर, हमारी जो हमारे फ़ौज के कॉन्वॉय जो सप्लाई लेके आ रहे हैं, गोला बारूद लेके आ रहे हैं, हमारे जवान आ रहे हैं नीचे से, हमारी तोपें आ रही हैं, उन पर ये गोला डालते थे क्योंकि देख सकते थे। अब ये सोचिए कि आप बहुत ऊंचे बैठे हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, आप जहाँ मर्जी गोले डालें। जब आपको हटा देंगे वहाँ से तो हमारे को खतरा बहुत घट हो जाएगा। तो लोग टाइगर हिल के नाम से फेमस है, बट एक्चुअल टैक्टिकल सिग्निफिकेंस जो थी वो 4875। 4875 की थी, जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला और राइफलमैन संजय कुमार 13 जैक राइफल्स को उनको परमवीर चक्र मिला, और कैप्टन अनुज नायर को महावीर चक्र मिला। 2 नागा के भी हैं, 1 आई थिंक JCO थे, JNCO थे, उनको भी महावीर चक्र मिला। वही सेम कॉम्प्लेक्स 4875 कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम, कि एक चोटी नहीं, उसके साथ अलाइड चोटियां हैं जहां दुश्मन बैठा हुआ है कोऑर्डिनेट करके अपनी डिफेंसेस, उसको हम एक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें दुश्मन की पूरी लगी हुई हैं। तो उसमें ब्रिगेड लेवल अटैक हुआ था, 17 जार्ड 2 नागा और 13 जैक राइफल्स का। सर, कारगिल की बहुत सारी शख्सियतें फेमस हैं, लेकिन ये भी है कि कुछ नाम हैं जो बहुत चलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ग्लोरी मिला, और कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने शायद बहुत बड़े बड़े एक्शन किए, इंडिविजुअल ब्रेवरी दिखाई, शायद उनकी वजह से वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम जीते, लेकिन उनको पब्लिक क्रेडिट इतना नहीं मिला। सरकार ने ज़रूर उनको मेडल्स दिए हैं, उनकी तारीफ़ हुई है, वो यूनिट उनको याद करती हैं, लेकिन उनको पब्लिकली ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला। ऐसी कोई शख्सियतें हैं आपके जहन में? मुझे निखिल, बड़ा ये अफसोस की बात है मेरे, क्योंकि मैंने युद्ध बहुत क्लोजली देखा और उसको मैंने इसके बारे में सीखता रहता हूँ। आज तक मैं सीख रहा हूँ इस युद्ध के बारे, पढ़ता भी हूँ, कि हमारा जो सारा ये टीवी पर चलता है, कारगिल विजय दिवस पर चलता है, ये कुछ नामों पर ही चलता है। कुछ नाम हैं, कुछ फेमस बैटल्स जो हुई हैं उन पर ही अड़ा रहता है। जैसे एक रिकॉर्ड की सुई जो होती है वो थोड़ी फंस जाती है, तो वही, तो उससे ये होता है कि लोग सोचते हैं कि बस ये कुछ लोग, कुछ अफसर थे और कुछ पलटने और कुछ जंगें थी जिसके कारण हम कारगिल जीत गए। ये सच पूरा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, जो हमारे ब्रेव अफसर थे और
जो बैटल तोलोलिंग की, टाइगर हिल की जैसे कहेंगे। लेकिन युद्ध तो बहुत बड़ा था। इतने हमारे जवान, इतने हमारे यंग अफसर जिन्होंने अपनी जानें दी, किसी के बाँह चली गई, किसी का पैर चले गया, आज हम उनको शायद याद नहीं करते। उनके विधवा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, और बच्चे पूछते हैं कि हर साल कारगिल विजय दिवस शुरू हो जाता है जुलाई के महीने में, टीवी पर कहानियाँ आती हैं, मेरे पापा के बारे भी क्यों नहीं कोई बात करता, उनका नाम क्यों नहीं पूछते, उनका नाम क्यों नहीं लेते, क्या मेरे पापा ने नहीं युद्ध लड़ा? तो ये एक बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है, और ये मैं कहता हूँ कि हमें इससे सीखना चाहिए कि हम एक जो वॉर एफर्ट कहते हैं वो 3-4 नामों से नहीं आती, 3-4 एक्शन से नहीं आती, बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है। अगर हमने तोलोलिंग ले लिया या टाइगर हिल ले लिया, वो इम्पोर्टेंट थी बैटल्स, बट जो दूसरी बैटल्स थी जिन्होंने बिल्डअप करा, जो उसमें हमारे जैसे 18 ग्रेनेडियर ने 3 अटैक लॉन्च किए टाइगर हिल तोलोलिंग पर, 3 अटैक में वो फेल कर गए, वो तोलोलिंग नहीं ले सके। फिर 2 राजरिफ ने अटैक किया आर्टिलरी के बिल्डअप के साथ, और वो उन्होंने सक्सीड करा। पर 18 ग्रेनेडियर्स भी तो इतने उन्होंने बहादुरी से लड़े, उनकी भी कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, राइट। अब जैसे मैंने चोर बटला की लड़ाई के बारे में बात की, वो भी एक लड़ाई थी बहुत बड़ी, 5770 जहाँ आपने सर्व किया 27 राजपूत की, नवदीप टॉप, वो नवदीप टॉप, वहाँ उनकी लड़ाई तुर्तुक चलुंका में 18-19 हज़ार फुट पर वो लड़के लड़े हैं। 7 कमाओ, 9 महार, 11 राजरिफ, राजपुताना राइफल्स, तो ऐसी वहाँ पलटने लड़ी हैं। क्या उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा? 18,000 फुट से वो गिर रहे हैं शेलिंग के अंडर, क्या उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा? क्या जो हमारे इंजीनियर्स ऑफिसर्स थे, सिग्नल्स के ऑफिसर्स थे, वो जो केबल लेके जाते थे ऊपर तक, केबल को जाके फिट करते थे कि कम्युनिकेशन सिक्योर रहे हमारी, जो इंजीनियर के ऑफिसर थे, जो माइन क्लियरिंग करते थे, जो हमारे पोर्टर थे, जो लोग कारगिल और लद्दाख के आगे आके कहा कि सर हम आपके सेवा में हैं, हम अपना खाना लेके आए हैं, हम अपने खच्चर लेके आए हैं, आपका बारूद और सामान ऊपर ले जाने के लिए जहाँ युद्ध चल रहा है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, हमें बस देश की सेवा करनी है। उनका भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है सर, बहुत ज़्यादा। और ये जो युद्ध लड़े हैं ना, एक्चुअली वो जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 111 गोरखा राइफल्स शुरू में ही इंडक्ट होगी। अब देखिए 111 गोरखा राइफल्स और 12 जैकलाई ये सियाचिन में टेन्योर करके आ रहे थे। आपको पता ही है सियाचिन में कितना टफ टेन्योर होता है। जैसे ही वो वहाँ से उतरे और उनके ज़्यादातर लड़के जो थे लीव पर चले गए, उन्होंने अपने वेपन्स, जो इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन्स हैं, वो दूसरी पलटन को दे दिए जो सियाचिन में अब जाए इंडक्ट हो रही, और ये अपने पर्सनल वेपन्स लेके नीचे आ रहे थे, और सडनली ऑर्डर आ गया आपको बटालियन के युद्ध में जाना, तो इनको घुसा दिया अंदर नालों में, पहाड़ियों में। वहाँ कोई मैप नहीं, कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, शक्करपारे पर जी रहे हैं और लड़ रहे हैं इतनी ऊंचाई पर। सबको पता है कि अगर 17,000 फुट 16,000 फुट पर लड़ना है तो आपको डाइट चाहिए, आपकी कैलोरी इनटेक अच्छी होनी चाहिए, खुराक चाहिए। आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक। करेक्ट। ये आज की कहावत नहीं है, ये 40s की है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की है, हमेशा की है, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर की है। तो 111 गोरखा राइफल्स को तब राहत मिली जब अभी के बड़े, मैं कहता हूँ इनका कितना महान रोल है, मेजर विनय दत्ता। कोई जानता है मेजर विनय दत्ता को? कौन थे मेजर विनय दत्ता? मैं भी नहीं जानता। मेजर विनय दत्ता एक आर्मी सर्विस कोर के ऑफिसर थे, अभी भी वो देहरादून में रिटायर हुए हैं एज कर्नल। उनको ये टास्क दिया गया कि आप एक पोर्टर कंपनी बनाओ,
लद्दाखी लड़कों की, जो हमारी फ़ौज की सपोर्ट में जा सकती है, क्योंकि हमारी फ़ौज के पास अपने जवान अगर सामान लद के जाएंगे तो लड़ेगा कौन? 50% स्ट्रेंथ हाँ, हो जाएगी। 100 में से 50 जवान अगर सामान ही लदते रहेंगे तो लड़ने के लिए कौन रह गया? और आपको पता है माउंटेन्स में अटैक करना है तो आपको रेशियो 1:9 से लेकर 1:15 तक चाहिए, या 1:6 मिनिमम, बट डायरेक्ट में 1:15 भी जाता था जी। क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची थी, युद्ध बहुत अंदर था, बहुत डीप अंदर जाके। तो मेजर विनय दत्ता ने बहुत जल्दी में लद्दाखी लोगों से मिले, संपर्क किया, जो लामा थे उनके जो रिलीजियस हेड्स हैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने 600-800 लोग इकट्ठे कर दिए और एक पोर्टर कंपनी खड़ी कर दी, और पोर्टर कंपनी उन्होंने 30-40 लड़के हर पलटन को दे दिया। ये 3 डिवीज़न इन्फेंट्री डिवीज़न की वॉर एफर्ट में। तो 111 गोरखा राइफल्स को भी मिले। तब जाके 111 गोरखा राइफल्स ने जाके अपना युद्ध के मैदान के अंदर एक लंगर बनाया। तब तक खाना नहीं मिल रहा था। लंगर बनाया और वहाँ गर्म खाना बनने लगा, और हमारे जवानों, वीर जवानों को गर्म खाना मिला, पेट भरा, उनका हौसला आया, एमुनिशन आने लगा, और उनकी ताकत आई, और वो लड़ने के लिए पूरे तैयार हो गए। अगर आप सोचो कि उनका स्पोर्टर ना होते और वो आप ही सामान लदते रहे, तो ये हम कितनी देर तक लड़ेंगे ऐसा युद्ध? उनके जो लद्दाखी अपने साथ जो खच्चर लेके आए, जो डोंकीज कहते हैं, जो वहाँ के छोटे छोटे डोंकीज होते हैं, वो इतनी क्षमता थी उनमें कि वो, उन पर आप कोई भी बाहर रख लो, मशीन गन्ने, मोटर जो तोप होती है वो रख लो, और वो बिल्कुल ऊंची ऊंची पहाड़ी में, जहाँ रास्ता इतना सा है, जहाँ पहाड़ी बकरियाँ सिर्फ घूमती हैं, वहाँ इनको ले जाओ, और गोले पड़ रही हैं, फिर भी इनको पता कैसे हमने लेके जाना। तो इन लोगों की हमें याद रखनी चाहिए, हमें इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं, ये इनके बारे भी पढ़ें, इनको इज्जत दें, इनको याद रखें कि इन्होंने हमारे देश की इतनी सेवा करी है। अगर हम इनको याद नहीं रखेंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि फिर वो भी निराश हो सकते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं आराम से, क्यों? क्योंकि हमारे जवान, हमारे लोग जो बॉर्डर के हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर उन्होंने हमारी बॉर्डर की रक्षा करी, अपनी जान दी उन्होंने। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम इन्हें याद रख सकते हैं। बिल्कुल सर, और बहुत ज़रूरी है, और उनका कंट्रीब्यूशन इमेजरेबल है, मैं कहूँ तो। इधर हम ब्रेक लेते हैं आज के एपिसोड में। ये कहानी का सिलसिला जारी रहेगा, और गौर करेंगे बातों पे, कारगिल के बारे में, कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज़ के बारे में जो रोमांटिक हैं, जिनमें एक वीर रस के अलावा अलग भी रस है, और उन जानवरों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी भारतीय सेना के सपोर्ट में। इस सब को जानने के लिए देखिए हमारा अगले एपिसोड। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। फिर एक बार मिलेंगे कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल में।